नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान में एक प्रमुख भर्ती ईओआरओ जो कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आयोजित होती है, विभाग की है और आरपीसी द्वारा आयोजित होती है। 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी कि ये भर्ती जो है वो अभी प्रतीक्षित है और अगले दिन अखबार में आया कि राजस्थान सरकार ने लगभग 76 नगर पालिकाओं को और मंजूरी दे दी है और वहां पर पद भी सृजित कर दिए। इसका मतलब ये भर्ती जो है वो बिल्कुल आने वाली भर्ती है। और इस भर्ती का जो मैंने आधार कहा था कि राजस्थान का जीके इसका आधार रहेगा और प्लस 40 नंबर का इसमें एक नगर पालिका अधिनियम का पोर्शन है, नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला। हम आज उसकी क्लास ले रहे हैं और उस क्लास में इस अधिनियम का जो पहला चैप्टर है, अध्याय 1 जो है, उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखें तो इस अधिनियम का नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। ये याद रखना, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा पंचायतें, अभी जो आपके नगरीय निकाय जो हैं, वो सारे के सारे कार्यरत हैं, प्रावधान में है। तो आपको पूछे अधिनियम का नाम, तो अधिनियम का पूरा नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। इस अधिनियम को बनाने के लिए अधिसूचना जो जारी होती है, ये देखो प्रश्न पूछा हुआ है। अधिसूचना तीन चीजें इसमें। अधिसूचना कब जारी हुई, राज्यपाल ने इसको अनुमति कब दी और यह अधिनियम लागू कब से हुआ। तो अधिसूचना प्लस राज्यपाल की अनुमति, दोनों तारीख कौन सी हैं? 11 सितंबर 2009। ठीक है। अधिसूचना और अनुमति के बाद में राजस्थान के राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ है, जो कि भाग 4 क में इसका प्रकाशन किया गया है और 15 सितंबर से ये क्या हो गई है? लागू हो गई। ठीक है। ये अधिनियम, 2 प्रश्न बन गए। अधिनियम का नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। अधिनियम कब अधिसूचित हुआ? 11 सितंबर 2009। अधिनियम का प्रकाशन कब होता है? अनुमति जो है 11 सितंबर को प्रकाशन राजपत्र में हुआ और उसके बाद 15 सितंबर को हमने इस अधिनियम को लागू कर दिया। देखिए, ये जो अधिनियम बना, उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत राजस्थान में उस समय मुख्यमंत्री थे और इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे राज्यपाल शैलेंद्र सिंह। अगर हम देखें, उस समय राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? दीपेंद्र शेखावत। ठीक। अब इस अधिनियम में, क्योंकि जब कोई अधिनियम अधिसूचित होता है तो उसका विस्तार बताया जाता है कि इसका विस्तार कहां तक। तो प्रारंभ में जब यह अधिनियम अधिसूचित हुआ तो इसका विस्तार था संपूर्ण राजस्थान राज्य, यानी राजस्थान राज्य के जितने भी नगरीय स्थानीय निकाय हैं उन पर यह अधिनियम लागू होगा। लेकिन मैंने नोट लगा के बता रखा है कि 5 मार्च 2024 से छावनी क्षेत्र नसीराबाद जो है, इसको भी इस अधिनियम के दायरे में शामिल कर दिया है। यानी पहले तो सारे जो राजस्थान के नगरीय निकाय थे वहीं लागू था, छावनी क्षेत्र में लागू नहीं था। ठीक है। लेकिन अब 5 मार्च 24 के बाद में ये छावनी बोर्ड नसीराबाद को भी किस में कर दिया है? राजस्थान स्थानीय स्वशासन में शामिल कर लिया गया है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न आपका बन सकता है कि छावनी बोर्ड नसीराबाद को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कब शामिल किया गया? तो तारीख कौन सी है? 5 मार्च 2024। ठीक है। आगे देखो, नगरपालिका अधिनियम 2009। देखो, इस अधिनियम में टोटल चैप्टर कितने हैं? 17 अध्याय हैं। लेकिन 17 के 17 अध्याय हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें मात्र जो इसमें है वो क्या करना है? 9 चैप्टर का अध्ययन करना है, 9 अध्यायों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है। यह प्रश्न पिछली बार पूछा हुआ है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं और इसकी कुल धाराएं कितनी है? 344। लेकिन मैंने कहा ना, ये सारी धारा भी हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि जब अध्याय सारे नहीं पढ़ने हैं तो सारी धाराओं का भी अध्ययन नहीं करना है। ठीक है। तो यहां पर 3 प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय हैं। अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं। और अधिनियम में कुल धाराएं कितनी हैं? 344 धाराएं। ठीक है। अब इसका हम पहला चैप्टर देखते हैं और पहले चैप्टर में क्या है देखिए, इसका अध्याय प्रथम। कौन सा अध्याय है? पहला अध्याय। और अध्याय प्रथम का अनुच्छेद कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पहला ही आर्टिकल पढ़ रहे हैं। पहले आर्टिकल में देखो आपको क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1।
ऊपर लिखा हुआ है अधिनियम का संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, ये तीनों बातें होंगी। अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। प्रसार क्या है, कहां तक है? संपूर्ण राजस्थान राज्य। ठीक है, अब यहां पर वो बात आ गई संपूर्ण राजस्थान राज्य लेकिन छावनी बोर्ड को छोड़कर। लेकिन मैंने कहा कि 5 मार्च 24 से छावनी बोर्ड नसीराबाद जो है वो भी इसमें क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में है जिसमें छावनी बोर्ड भी शामिल है। तीसरी बात है अधिनियम का प्रारंभ कब होगा, तो प्रारंभ हमने अभी लिखा है कि 15 सितंबर 2009 से ये अधिनियम 2009 से ये अधिनियम क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, तो प्रथम अध्याय का जो टाइटल है वो पूरी तरह से आपका क्या है, अध्याय 1 प्रारंभिक, और उसमें तीनों बातें आ गई, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। ठीक है, अब देखो अध्याय 1 की धारा 1 में क्या लिखा हुआ है, इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, बिल्कुल ठीक है। इसका प्रसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू कर दिया गया है, और छावनी बोर्ड का मैंने आपको बता दिया है 5 मार्च 2024 से ये छावनी बोर्ड में भी क्या हो गया, लागू हो गया है। और ये कब से, ये ऐसी तारीख से प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे। तो राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचित करके कह दिया कि ये 15 सितंबर से क्या होगा, अधिनियम प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो अध्याय 1 का धारा 1 जो है वो पूरी तरह से क्लियर है। किसी भी अधिनियम के लिए ये 3 बातें प्रमुख होती हैं कि अधिनियम का नाम क्या है, अधिनियम का विस्तार कहां तक है, प्रसार कहां तक है, और ये अधिनियम कब से लागू होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो पहला आर्टिकल है ये आपके सामने पूरा क्लियर होगा। अब देखो इस अध्याय 1 में, क्योंकि अधिनियम जब हम पूरा पढ़ेंगे तो अधिनियम में बहुत सारी शब्दावलियां आती हैं, और शब्दावलियों के बारे में जो चर्चा है वो इस अध्याय 1 के आर्टिकल किस में है, 2 में है। ये देखो परिभाषाएं, अनुच्छेद 2 में क्या दे रखा है, परिभाषाएं। देखो परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लगभग 72 डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम सब परिभाषाओं को यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है जो हमें बार बार रिपीट होगी, जिसके बारे में जानना। अब देखो परिभाषा में क्या कहा गया है, सबसे पहले बैकवर्ड क्लास की परिभाषा दी गई है, पिछड़ा वर्ग क्या है। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग में कहा गया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाते हैं। यानी सरकारें जो होती हैं वो ओबीसी कास्ट को नोटिफाइड करने के लिए, अधिसूचित करने के लिए समय समय पे कमीशन बनाती हैं। कमीशन अपनी रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट के आधार पे फिर वो उन जातियों को ओबीसी कैटेगरी में क्या करती है, शामिल करती हैं। तो ओबीसी का मतलब क्या हुआ, एससी और एसटी को छोड़कर अन्य वो सभी जातियां जो पिछड़ी जातियां हैं, और उनकी पहचान राज्य सरकार समय समय पर करती है और अधिसूचना के द्वारा इसमें शामिल करती है। तो पहला हो गया ओबीसी। दूसरा है जीव चिकित्सा अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल का मतलब मेडिकल से संबंधित ऐसा अपशिष्ट जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिष्ठा, हम देखते हैं हॉस्पिटल में होता है, डिस्पोजल बहुत होते हैं वहां पर। हॉस्पिटल में मलबा हो सकता है, कचरा हो सकता है, प्लास्टर का कचरा हो सकता है, दवाइयां हो सकती हैं, सिरिंज हो सकती हैं, ये सारा बायोमेडिकल अपशिष्ट होता है, वेस्ट होता है। तो इसका उपचार प्रतीक्षा में किया गया के दौरान या उनसे संबंधित किसी अनुसंधान, जैसे मान लो कुछ पार्ट निकाला शरीर का, क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ जो भी अपशिष्ट है वो क्या माना जाएगा, उसको बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहा जाएगा। ठीक है, जैसे तो देखो ये सामने कौन कौन सी चीजों को बायोमेडिकल वेस्ट में हम शामिल करते हैं। मानव शरीर अपशिष्ट, मनुष्य के शरीर का कोई अंग निकाला वो अपशिष्ट में आएगा। पशु अपशिष्ट, पशु का कोई सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट। अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र यानी वेस्ट शार्प जैसे नीडल्स, सिरिंज मैंने आपको बताया, इनको आप एक बार इस्तेमाल करते हो, बाद में इनको डिस्पोजल करना होता है, तो ये भी बायोमेडिकल वेस्ट में आती है। फेंकी गई औषधियां जो एक्सपायर हो गई हैं या जो
खोल ली हैं, खोलने के बाद वो काम नहीं आएंगी। ठीक है। टॉक्सिक ड्रग्स, ठोस अपशिष्ट, कुछ ठोस अपशिष्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लिक्विड में होते हैं तो किस में होते हैं, ठोस में होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, भस्म राख। ठीक है, और रासायनिक अपशिष्ट, इस तरह के सारे अपशिष्ट हैं वो किस में आते हैं, बायोमेडिकल अपशिष्ट। ठीक है, तो ये इसकी शब्दावली है। अगली शब्दावली हम देखते हैं, पुल। पुल का मतलब ब्रिज, और ब्रिज में क्या गया है, इसमें पुलिया और भूमिगत नाली, इन दोनों को शामिल किया गया है। तो ये शब्द आएंगे तो शब्दों का हमें अर्थ समझना है कि आगे हम बोलें कि नगर पालिका पुल निर्माण करेगी तो पुल में क्या हो सकता है, इसमें पुलिया हो सकता है और भूमिगत नाली भी हो सकती है। ठीक है। बजट प्राकलन, एस्टिमेट, बजट प्राकलन यानी धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट का जो ड्राफ्ट होगा, जो अनुमान होगा, वो बजट प्राकलन। तो यहां देखो क्लियर है, बजट प्राकलन कौन सी धारा में तैयार होता है, धारा 87 में। ठीक। बजट अनुदान, ग्रांट क्या है, यानी बजट प्राकलन के व्यय के पक्ष में जो आपने ड्राफ्ट बनाया अगर वो पूरा मंजूर है तो वो किस में आएगा, ग्रांट में आ गया। पूरा बताया है, व्यय पक्ष के किसी वृहद शीर्ष के अधीन की गई प्रविष्टि या नगर पालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि और उस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अनुसार अन्य शीर्षों से अंतरण ट्रांसफर राशि और ऐसे बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी या कटौती की राशि जो भी शामिल होती है वो सब क्या मानी जाती है, बजट अनुदान में। यानी कुछ कमी बजट में हो रही है, कुछ बढ़ोतरी हो रही है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये सारा का सारा आपका क्या होता है, बजट ग्रांट के शब्द में शामिल किया गया है। तो आपके इसमें 3 शब्द हैं, पुल क्लियर हो गया, बजट का अनुमान क्लियर हो गया, एस्टिमेट हो गया और ये ग्रांट क्लियर होगी। अगला देखें हम, अगले शब्दावली देखो, भवन निर्माता। बिल्डर कौन है, तो कह रहा है बिल्डर या डेवलपर, बनाने वाला या विकास करने वाला, ऐसा कोई अभिकरण यानी एजेंसी या व्यक्ति जिसने स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन अन्य की किसी भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स या भवन का निर्माण किया है, वो क्या कहलाएगा, वो या तो कहलाएगा बिल्डर कहलाएगा या डेवलपर, भवन निर्माता कहलाएगा या भवन का विकासकर्ता कहलाएगा, जिसने या तो अपनी खुद की जमीन पे और या किसी की दूसरे की जमीन जिसमें उसने एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको यहां पर मकान बना के दूंगा, भवन बना के दूंगा, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके दूंगा, वो सब किसके अर्थ में आएंगे, भवन निर्माता के। अब प्रश्न है भवन क्या होगा, तो ऐसी निर्मित संरचना जो किसी सामग्री, मटेरियल जिसमें हो सकता है ना, लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है, किसी भी सामग्री से बनी है या किसी भी प्रयोजन के लिए बनी है, जिसमें नींव, पाया, दीवारें, फर्श, छत, चिमनियां, चबूतरे, बरामदे और बालकनियां, छज्जा, बाहर का पोर्च, किसी भवन का कोई भाग या उसे लगी कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़बंदी करती हुई या बाड़ाबंदी करने के लिए आशायित कोई भी दीवार। ठीक है, 3 मीटर से कम ऊंचाई की ऐसी दीवार इसमें बताया गया है। ये प्रश्न बन जाते हैं आपके कि अगर हम भवन में बात करें तो दीवार की ऊंचाई कितनी, तो देखो 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर चिन्ह या बाहरी संरचना शामिल है, नोट इसमें कोई तंबू, शामियाना या तिरपाल। तो ये तो टेम्पररी होते हैं, तंबू, शामियाना, तिरपाल को हम भवन की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। भवन की श्रेणी में देखो आपको सारा बता दिया है कि निर्मित संरचना होगी जिसमें मटेरियल यूज किया जाएगा, जिसकी एक नींव होगी, जिसकी एक प्लिंथ होगी, दीवारें होंगी, फर्श होगी, छत होगी, चिमनियां होंगी, चबूतरे होंगे, बरामदे होंगे, बालकनीज होंगी, छज्जा होगा या किसी भवन का कोई बाहर का पोर्च होगा। ये सारी की सारी, या हम कहीं पर दीवार बनाकर अगर किसी जगह की बाड़ाबंदी कर रहे हैं तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो किस में शामिल है, भवन में शामिल है। तो भवन निर्माता हो गया और भवन दोनों परिभाषित हो गए। आगे देखो, अब देखो ये पूछ रहा है पदाधिकारी के बारे में कि नगर पालिका के पदाधिकारी कौन होंगे। नगर पालिका अधिनियम में 3 संस्थाएं होती हैं, नगर पालिका बोर्ड होता है, नगर परिषद होती है और नगर निगम होती है। कस्बों में आमतौर पे आपको नगर पालिका बोर्ड मिलेगा, जिला स्तर पे आपको लगभग राजस्थान की स्थिति देखें तो आपको नगर परिषद दिखाई देगी और संभाग या जो बड़े शहर हैं वहां पर आपको आमतौर पे नगर निगम दिखेगी। ठीक है, तो देखो नगर पालिका बोर्ड के मामले में पदाधिकारी को क्या कहा जाएगा, अध्यक्ष, चेयरमैन
या हम इसको इस नाम से भी संबोधित करते हैं, किसके नाम से? पालिका अध्यक्ष। पहला हो गया। नगर परिषद के मामले में उसको कहा जाता है सभापति, ठीक। और नगर निगम के मामले में हम उसको बोलते हैं महापौर, या क्या बोला जाता है? मेयर। तो ये पदाधिकारी हैं जो एक तरह से जनप्रतिनिधि के रूप में इन संस्थाओं में होते हैं। अब ऑफिशियल कौन होंगे नगर पालिका में? प्रशासनिक अधिकारी कौन होंगे? तो इसमें देखो, नगर निगम में हम इसको कमिश्नर के नाम से संबोधित करते हैं, और कमिश्नर का हिंदी में क्या होता है? आयुक्त होता है। नगर परिषद में आयुक्त होता है, यानी यहां भी कमिश्नर होता है। और नगर पालिका बोर्ड में कौन होता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाम दिखा, कार्यकारी अधिकारी। और ये जो हम पूरी रिहर्सल कर रहे हैं वो इसी पद के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? नगर पालिका ईओ, उसी की भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं, और ये क्लास उसी के संदर्भ में है। तो आप देख लो कि ये कितनी महत्वपूर्ण पोस्ट है, ठीक है। तो तीनों संस्थाओं में जनप्रतिनिधि हो गए, तीनों का अलग अलग नाम है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और मेयर। और तीनों में अलग प्रशासनिक अधिकारी हैं, दो में कमिश्नर होते हैं और एक में आपका ईओ होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये बोर्ड देखो, बात मैं बार बार कर रहा हूं, अधिनियम का नाम नगरपालिका अधिनियम है। हम जनरली बोलचाल में आमतौर पे क्या बोलते हैं? छोटी जो संस्था है उसको नगरपालिका बोलते हैं। वो नगरपालिका नहीं होती है, वो होती है नगरपालिका बोर्ड। अधिनियम का नाम नगरपालिका है, जिसमें 3 संस्थाएं शामिल हैं। नगरपालिका बोर्ड शामिल है, नगर परिषद शामिल है, और आपका कौन सा शामिल है? नगर निगम शामिल है, ठीक है। अगला देखिए, पूर्ण दिवस, क्लियर डेज क्या होते हैं? यानी ये नोटिस के संबंध में आता है कि विजय 7 दिन का नोटिस दिया, 3 दिन का दिया, कब जवाब देना है। जब ये यदि नोटिस की कालावधि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाए तो रविवार या अवकाश का दिन शामिल होगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि आपको कोई फ्राइडे को नोटिस मिला और आपको कहा कि 5 दिन में पेश होना है, अब आपको सैटरडे संडे तो ऑफ है, तो वो 5 दिन काउंट नहीं होंगे। तो ये साफ कर रहा है रविवार और अवकाश का दिन शामिल होगा, परंतु व्यक्ति द्वारा नोटिस प्राप्ति की तारीख और नोटिस में दर्शाई गई तारीख शामिल नहीं है। यानी जिस दिन आपको नोटिस मिला है उसके बाद काउंट होगा, और 5 दिन का है तो जिस दिन आप पेश हो रहे हैं वो काउंट नहीं होगा। यानी 5 दिन का है तो जिस दिन आपको नोटिस मिला उसको काउंट मत कीजिए, उसके बाद जितने भी डे हैं वो काउंट होंगे। लेकिन अगर उसमें संडे है या कोई सरकारी छुट्टी है तो वो भी काउंट होगा। अब 5 दिन का है तो 5 दिन की अवधि पूरी होगी तो नेक्स्ट डे आप पेश होते हो तो वो नोटिस पूर्ण माना जाएगा, तामील मानी जाएगी कि हाँ ठीक है, अवधि के भीतर ही आप पेश होगे, ठीक है। तो दर्शाई गई तारीख कब? नोटिस में दर्शाई गई तारीख शामिल नहीं है, और पेश होने वाली व्यक्ति द्वारा नोटिस प्राप्ति की तारीख और नोटिस में तारीख शामिल नहीं होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स देखो, एक कॉमर्शियल उपयोग के लिए 25 या अधिक इकाइयों और आवासीय उपयोग के मामले में 10 या अधिक इकाइयों से मिलकर बना एक भवन है। हम जनरली कहते हैं ना कि मार्केट में कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स के लिए तो डेफिनेशन क्या है? अगर उसका यूज कैसा है? कॉमर्शियल यूज है, वाणिज्यिक उपयोग है, तो उस मामले में कम से कम 25 या अधिक इकाइयां आवासीय इकाइयां शामिल होंगी। यानी ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है जैसे मार्केट में बाजार के कॉमर्शियल उद्देश्य से, तो कम से कम वहां पर 25 दुकानें तो होनी चाहिए। इकाइयां कितनी? 25। और यदि आवासीय उपयोग के लिए है तो कम से कम 10 फ्लैट, ठीक है। तो इस तरह की जो होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। अब देखो निगम पार्षद, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, नगर निगम के जो सदस्य होते हैं, नगर निगम सदस्यों को हम क्या कहते हैं? सदस्यों को क्या कहा जाता है? निगम पार्षद कहा जाता है। नगर परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? नगर परिषद के सदस्यों को केवल पार्षद कहा जाता है, ठीक। और नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों को क्या कहा जाता है? नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों को नगर पालिका सदस्य ही कहा जाता है, उनको पार्षद के रूप में संबोधित नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। सामान्यतः हम तीनों के सदस्यों को पार्षद के नाम से बोलते हैं, लेकिन तीनों का उच्चारण, अगर वो नगर निगम है तो उसको निगम पार्षद कहेंगे, अगर वो नगर परिषद है तो उसको केवल पार्षद कहेंगे। और आगे मैं यहां लिख देता हूं, नगर पालिका सदस्य। ये किस स्थिति में होगा? नगर पालिका बोर्ड का कोई सदस्य, बोर्ड का कोई सदस्य, ठीक है। तो ये पदाधिकारी हमने पहले कर ली थी, प्रशासनिक अधिकारी हमने समझ ली थी, और ये किसके बारे में है? सदस्यों के बारे में।
अगला देखो, डेंजरस डिजीज जो है, खतरनाक रोगों में किसको शामिल किया गया है? हैजा, प्लेग, चेचक, परमस्तिष्क सुषमावरण शोध यानी स्पाइनल के जो केसेस हैं, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क कला शोध और पोलियो और सिफिलिस। ये प्रश्न आपका बन जाए कि निम्न में से कौन सा नगरपालिका अधिनियम के तहत खतरनाक रोग की श्रेणी में शामिल है या शामिल नहीं है। तो ये आपके सामने सारे खतरनाक रोग आ गए। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित की गई अन्य महामारी और स्थानिक महामारी या जो भी कोई महामारी आती है, कई एरिया विशेष में होती है, ठीक है, जानवरों के लिए महामारी आती है, इंसानों के लिए महामारी आती है, तो अगर ऐसी कोई महामारी है या कोई स्थानीय बीमारी है तो उसको भी किसमें, इस खतरनाक रोग में शामिल किया जा सकता है। अब देखो, पार्किंग स्थान के बारे में चर्चा है। इसकी परिभाषा क्या है? पार्किंग स्थान की न्यूनता, डेफिसिट इन पार्किंग स्पेस। किन्हीं भी गैर आवासीय नॉन रेजिडेंशियल भवन जिसमें कॉम्प्लेक्स, अभी कॉम्प्लेक्स की बात हुई, कॉमर्शियल के मामले में 25 यूनिट और रेजिडेंशियल के मामले में 10 यूनिट, कॉम्प्लेक्स या संस्थागत भवन शामिल हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के यानों वाहनों की पार्किंग स्थानों के लिए जो स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? पार्किंग एरिया कहलाएगा। ठीक। निदेशक, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार द्वारा, यानी डायरेक्टर जो होता है ना, लोकल बॉडीज का डायरेक्टर, उसकी नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन निर्देशक स्थानीय निकाय के कार्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त और अध्यक्ष नाम के में, ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर, नगरपालिका, नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। ठीक है। आगे देखो, डिस्पोजल क्या है? वैन, भूजल, स्थायी जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निर्धारित उपायों के अनुसार ठोस अपशिष्टों का निपटारा करना, यानी कचरा प्रबंधन करना। जिससे मान लो कि कचरे का ढेर लग गया है, उससे हवा बह रही है तो हवा के साथ में दूषित हवा आ रही है, तो वायु दूषित ना हो। ठीक है। तो वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मान लो कि पेयजल लाइन जा रही है और उसके बगल में मान लो सीवरेज लाइन जा रही है, और कई बार क्या होता है कि फॉल्ट होता है तो दोनों के मिक्सअप होता है कि पानी, कई बार देखते हैं पानी गंदा आता है, पीने का पानी गंदा आ रहा है, सीवरेज लाइन के टच में है, तो इस तरह की व्यवस्थाओं को निपटाना। ठीक है। ये डिस्पोजल करना, ये किस में आता है? वैन में आता है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में किसको परिभाषित करें हैं कि आईपीसी 1973 की धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है? धारा 55 में गठित कार्यपालिका समिति को एग्जीक्यूटिव कमेटी की संज्ञा दी जाएगी। फाइनेंशियल आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अधीन वर्णित वित्त आयोग, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि आई के अधीन जो वर्णित वित्त आयोग होगा वो पंचायती राज के लिए होता है। ठीक है। नगरीय निकायों के लिए किसमें होगा या नगर पालिकाओं के लिए किसमें होगा? वो 243 वाई में होगा। किसमें? आई के बाद वाई। ठीक है। तो आई है पंचायती राज और वाई किसके लिए है? नगर पालिका। फिर अगला है अग्निशमन दल जो आपका फायर ब्रिगेड है, धारा 256 की। देखो ये धाराएं सारी आ रही हैं, इसी तरह में याद करनी है कि फायर ब्रिगेड का उल्लेख कौन सी धारा में है? धारा 256 के अधीन नगर पालिका द्वारा स्थापित और संधारित या पोषित अग्निशमन यंत्र या जो दल होता है वो किस में आता है? वो अग्निशमन दल में शामिल होगा। ठीक। अगला देखो, दमकल केंद्र, फायर स्टेशन राज्य सरकार द्वारा दमकल केंद्र के रूप में घोषित की गई चौकी या स्थान जो होगा, यानी अभी आपने लिखा अग्निशमन दल, तो दल में सदस्य प्लस उपकरण शामिल होंगे। और दमकल सेंटर कहाँ है? फायर स्टेशन कहाँ है? जहां राज्य सरकार कोई स्थानीय चौकी या स्थान निश्चित करे, वो उसका परिसंकट में अपशिष्ट। हैजार्डियस वेस्ट क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बताए गए अपशिष्ट के जो वर्ग हैं वो हैजार्डियस वेस्ट में शामिल होंगे। निवासी किसे कहा गया है? किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाए तो उस क्षेत्र में मामूली तौर पर साधारणतया निवास करने वाला या कारोबार करने वाला या स्थावर संपत्ति का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? निवासी। अरे निवास करना और बसना दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो निवास कौन है? किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रयुक्त किया जाए तो उस क्षेत्र में साधारणतया निवास करने वाला या साधारणतया कोई बिजनेस करने वाला, ठीक है,
या स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका स्वामित्व जो रखता है वो क्या कहलाएगा? निवासी कहलाएगा। एक एक शब्द क्लियर हो रहे हैं? निवासी के बाद में शब्द कौन सा है? भूमि किसे कहेंगे? लैंड किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जिस पर निर्माण किया हो या जो जलाच्छादित हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? भूमि। नवीन जनगणना आंकड़े इसमें है, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के जो आंकड़े होंगे वही क्या माना जाएंगे? जैसे अभी 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, तो अभी हम जनगणना के आंकड़े कौन से 2011 वाले लेंगे, वही नवीनतम आंकड़े माने जाएंगे, ठीक है। यानी आप कह सकते हो अंतिम जनगणना। अगला देखो, बासा लॉजिंग हाउस। बासा तो आप मारवाड़ी में समझते हो कि हम कई बार क्या होते थे पुराने समय में, जब संसाधन नहीं थे, परिवहन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, लोग पैदल यात्राएं करते थे और पैदल यात्रा करते करते रात को कहीं रुक, गांव में अंधेरा हो गया, तो वो सोचते थे कि आज इसी गांव में कहीं ना कहीं किसी के पास जाकर बासा ले लेते हैं। तो बासा देखो क्या बता रहे हैं? तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की रहवास की सुविधा, ठीक है, के लिए उपयोग में किए जाने वाला भवन या भवनों का समूह है। इसमें कोई होटल्स भी हो सकता है, कोई धर्मशाला भी हो सकती है, या मान लो 5-6 लोग हैं तो किसी घर में जहां भी रहेंगे वो किसके रूप में होगा? बासा के रूप में। मेंबर कौन है? तो मैंने आपको बता दिए सारे। देखो ये वापिस आ गया है। नगर निगम में मेंबर को क्या कहेंगे? निगम पार्षद कहेंगे। नगर परिषद में मेंबर केवल पार्षद के रूप में कहलाएगा, और नगर पालिका बोर्ड में जो मेंबर है वो केवल क्या कहलाएगा? सदस्य। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नगर पालिका क्षेत्र कौन सा होगा? तो राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करके नगर पालिका क्षेत्रों का निर्धारण करती है। जैसे मैंने कहा ना कि 2 दिन पहले सरकार ने कुछ अधिसूचनाएं जारी की थी, जिसमें लगभग 68 जो नगर पालिकाएं हैं उनके गठन की बात की गई थी। नगर पालिका का कोष क्या होगा? धारा 79 में जो फंडन किया गया है वही फंड, वही निधि मानी जाएगी। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट क्या है? ठोस या अर्ध ठोस रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधी अपशिष्ट, ठीक है। इसमें औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट शामिल नहीं है, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, परंतु उपचारित ट्रीटेड जैव चिकित्सा अपशिष्ट शामिल है। तो देखो आपको प्रश्न जब पूछते हैं ना, प्रश्नों की स्टाइल होगी कि निम्न में से नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में क्या शामिल नहीं है? तो इंडस्ट्रियल परिसंकट में अपशिष्ट जो होता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। आगे देखो, एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी आप पालिका से एक पत्र लेना जिसमें पालिका कहे भी हमें इस काम के लिए कोई आपत्ति, यानी अधिनियम के नियमों द्वारा एनओसी जारी करने के हकदार प्राधिकार द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज क्या कहलाता है? एनओसी कहलाती है। न्यूसेंस क्या है? न्यूसेंस करना यानी गलत काम करना, कोई भी ऐसा कार्य, लोप चूक, स्थान या वस्तु जो दृष्टि, गंध, श्रवण चेतना, क्षति, खतरा, क्षोभ या घृणा पैदा, यानी ऐसा भी कोई भी ऐसा कार्य जो जीवन के लिए खतरा हो, स्वास्थ्य के लिए खतरा हो, या संपत्ति के लिए, यानी ऊंची आवाज, ध्वनि विस्तारक यंत्र हो सकते हैं, कहीं पर मान लो कि धुआं अधिक हो सकता है, कार्बन यानी सांस लेने में तकलीफ हो, इंडस्ट्री का धुआं आ रहा है, तो इस तरह का जो है वो सब न्यूसेंस माना जाएगा, जिससे हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारी संपत्ति को क्या हो? खतरा हो, उसके लिए क्या हो? हानिकारक हो। ऑक्यूपायर कौन होगा? अधिभोगी। भूमि या भवन के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वामी का किराएदार अधिभोग के पेटे नुकसानी का भुगतान संदाय पे करता है, परंतु अपनी स्वयं की भूमि या भवन में रहने वाला स्वामी अधिभोगी नहीं माना जाएगा। तो अधिभोगी का मतलब होता है जो रेंटल रहता है और जो रहने के बदले में कुछ पे करता है, वो क्या होगा? अधिभोगी माना जाएगा। अगला देखो, अगला शब्द है घृणा उत्पादक पदार्थ। ऑफेंसिव मैटर क्या है? रसोई का कचरा, किचन वेस्ट, अस्तबल का कचरा, गोबर वगैरह हो सकता है, गोबर हो सकता है, गंदा गलित, जैसे मान लो कि चारा होता है गल जाता है, ठीक है, गंदा गलित या सड़ने वाला पदार्थ, किसी प्रकार की गंदगी जिसमें मल भी शामिल है, ये सब किस में आते हैं? ये ऑफेंसिव मैटर में आते हैं, ठीक। नगरपालिका अधिकारी, तो मैंने आपको बता दिया कि नगरपालिका अधिकारी में क्या बताया गया? अधिनियम के अधीन सृजित किसी पद को धारण करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो नगरपालिका अधिकारी माना जाएगा। ऑनर कौन है? ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के लिए, किसी व्यक्ति, सोसाइटी या धार्मिक या चैरिटी प्रोविजन के लिए किसी अभिकर्ता, एजेंट या ट्रस्टी या रिसीवर के रूप में किसी भवन या भूमि का किराया प्राप्त कर रहा है, वो उसका ओनर माना जाएगा, ठीक है। एज ए ट्रस्टी, एज ए एजेंट या एज ए रिसीवर, ठीक है। पॉपुलेशन मैंने आपको कहा है कि जो
नवीनतम आंकड़े होंगे जनगणना के, वही जनसंख्या मानी जाएगी। प्रिस्क्राइब्ड क्या है, इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन बनाए गए नियम, आदेश और बनाएगी उप विधियां इस सब में विहित होंगी। ठीक है, अगला देखो, पब्लिक सिक्योरिटीज क्या है, राजस्थान सरकार या केंद्रीय सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार की प्रतिभूतियां या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से प्राधिकृत एक्वायर की गई कोई भी प्रतिभूति है, वो क्या मानी जाएंगी, वो पब्लिक सिक्योरिटी मानी जाएंगी। जैसे सार्वजनिक मार्ग जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार है। ठीक है, मार्ग जिसमें नगरपालिका निधि, राज्य सरकार की निधि या केंद्र सरकार के फंड से सार्वजनिक निधियों से समतल करवाया गया है, पत्थर जड़वाए गए हैं, डामरीकरण किया गया है, कंक्रीट सड़क जो भी है वो सब मार्ग की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, बिछाई गई है। जल सारणियां, जल सारणी का मतलब ड्रेनेज के लिए जो वाटर सप्लाई की लाइन जो डालते हैं, और मल नालियां, सीवरेज वाली नाली, ये सब जो है वो किसमें, पब्लिक स्ट्रीट के रूप में शामिल है। कूड़ा करकट क्या है, रबिश, धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना, गारा, कांच के टुकड़े, किसी भी प्रकार का कोई अन्य कचरा जो गणनात्मक पदार्थ नहीं है, वो किस में आएगा, वो कूड़े करकट में शामिल किया जाएगा। देखो इसमें हमने शामिल किया था गोबर, गला हुआ सड़ा गला कचरा जो बदबू पैदा करता है, और इसमें क्या रहा है, इसमें थोड़ा सा देखें तो धूल, मिट्टी, राख, ईंटों का कचरा हो सकता है, चूना हो सकता है, गारा हो सकता है, कांच के टुकड़े, किसी प्रकार का अन्य कोई ऐसा कचरा जो इसमें शामिल नहीं है। रूल्स क्या है, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई भी जो नियम होगा वो किसमें, रूल्स में कहलाएगा। मल क्या है, विष्टा और शौचालय, मूत्रालयों और मलकूपों या नालियों की अन्य वस्तुएं, इसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक बहिस्राव और विनिर्माणशालाओं के डिस्चार्ज शामिल हैं। जो भी कचरा नालियों में डलता है, वेस्टेज होता है, वो सब किसकी श्रेणी में आता है, मल की। राज्य वित्त आयोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई, मैंने फिर कहा कि अगर नगर पालिका में देखें तो वाई के साथ गठित 243 वाई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए गठित एक संस्था है, वो राज्य का क्या कहलाएगा, वित्त आयोग कहलाएगा। ठीक है, अगला देखो, स्ट्रीट, कोई भी ऐसा सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक या रास्ता जो जनता को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से पहुंचने में सहायता करे, चाहे वह आम रास्ता हो या न हो। इससे निम्नलिखित चीज शामिल है, गलियां, नालियां, गटर और निश्चित की गई सीमा तक की भूमि जो होती है वो क्या कहलाएगा, वो मार्ग कहलाएगा। प्रत्येक खाली जगह जो किसी सार्वजनिक स्थान या आम रास्ते तक जाने या वहां से आने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाएगी वो भी क्या कहलाएगा, मार्ग कहलाएगा। ठीक है, आगे देखो, सब डिवीजन, उप विभाजन, भूमि के किसी कोई खंड या टुकड़े को, यानी कोई प्लॉट है शहर में, उसको आपने बड़ा प्लॉट लिया, अब उसके 2 टुकड़े कर लिए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सब डिवीजन कहलाएगा। टैक्स, कोई पथकर, उपकर, फीस या अन्य जो भी लागे हैं जो सरकार तय करे वो किस में आएंगे, टैक्स के। ट्रांजिशन एरिया कौन सा है, कोई लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या कोई वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू में वर्णित कोई क्षेत्र। ठीक है, नगरीय भूमि यानी अर्बन लैंड क्या है, नगरीय विकास के लिए किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके वैन डिस्पोजल पर रखी गई कोई भूमि है, वो कौन सी भूमि कहलाएगी, वो अर्बन लैंड कहलाएगी। अगला देखो, गांव है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी में वर्णित गांव। वार्ड है, धारा 9 में वार्ड का उल्लेख किया गया है। वार्ड समितियां धारा 54 में वर्णित हैं। ये सारी की सारी धाराएं हम पढ़ेंगे एक एक ना। अपशिष्ट प्रबंध, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करके, उसका पृथक्करण करके, भंडारण करके, परिवहन करके और प्रोसेसिंग करके और उसको नष्ट करेगी। तो हम देखते हैं ना, वेस्ट के लिए आजकल प्लांट लग गए हैं कचरे का निस्तारण करने वाले। ठीक है, और अलग अलग वेस्टेज होते हैं, सूखा अलग होता है, गीला अलग होता है, उसके लिए भी डस्टबिन रखे जाते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या या कुल संख्या, जब ये नगर पालिका के सदस्यों के संदर्भ में प्रयुक्त हो तो धारा 6 की उपधारा 1 के खंड उपखंड सेकंड, देखो धारा कौन सी है 6, उसकी उपधारा 1, उसका खंड कौन सा है ए और उसका उपखंड कौन सा है सेकंड के अधीन मनोनीत सदस्यों को हटाकर जितने भी, इसका मतलब पूर्ण सदस्य का मतलब केवल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्यों का बहुमत ही क्या माना जाएगा, पूर्ण संख्या या पूर्ण बहुमत माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 1 में
धारा 2 में जो परिभाषाएं थी, शब्दावलियां जो थी, उनको हमने लगभग शब्दावलियों को, क्योंकि आगे जब हम अधिनियम को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी कि लैंडलॉर्ड कौन है, कॉम्प्लेक्स क्या है, मल क्या है, ठोस अपशिष्ट क्या है, मेडिकल डिस्पोजल क्या है, ये सारी चीज़ें, वैन क्या है, नियम क्या है, निधि क्या है, हाँ, प्राधिकारी कौन है, सदस्य कौन है, ये सारे हम जब शब्द आएंगे तो हम शब्द को, इनमें से मैंने कहा ना, एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से भी एक पर्सन बन जाता है। ठीक है, 17 अध्यायों वाला यह अधिनियम, 6 अनुच्छेद और 344 आर्टिकल वाला अधिनियम है, जिसके आज हमने कितनी 2 धाराएं समझी हैं, अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है, धारा 1 और धारा 2। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको काफ़ी फायदेमंद लगा होगा। अगले सेशन में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।